नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं सूखी नदी का पुल का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ और यह जो है वह रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को ठेस क्यों लगी? तो लीलावती को आशा थी कि मुझे लेने गांव से बहुत लोग आए होंगे, लेकिन गांव के सभी लोगों की जगह केवल भैया, भतीजे, सुरेश, नरेश और एक अपरिचित को देखकर वह कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अपनी आगवनी में इन सब को आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी आगवानी में वही गांव की पुरानी टप्पड़ वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी आई होगी, लेकिन बदलते समाज के बदले वातावरण से अखिन्न थी, उसे इसी कारण से ठेस लगी थी। प्रश्न संख्या 2 है, गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो गांव सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई के घर नहीं होता है, पूरा गांव होता है। शहर में ये बातें नहीं है, किसी को भी किसी से मतलब नहीं रहता। गांव में जितनी मेलजोल होती है उतनी मेलजोल शहर में नहीं रहती है। यही गांव और शहर में विभिन्नता होती है। प्रश्न संख्या 3 है, बुच्चीदार सुनने में लीलावती को आनंदातिरेक की अनुभूति क्यों होती है? तो पिस्तौल जेब में रखते हुए नरेश को जब बुच्चीदार ने टोका तो नरेश ने बड़े सहज ढंग से इसमें अचरज की क्या बात है बुच्चीदार कहकर टाल देता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि बुच्चीदार जो थी वह नरेश को यह देखी कि उसके हाथ में पिस्तौल था, तो बुच्चीदार अचरज से उसको देखने लगी और टोकी, कही कि यह क्या है। तो फिर नरेश ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है, आजकल तो सभी पिस्तौल रखते हैं। बुच्चीदार के उच्चारण में जो प्रेम आहत की भावना है उससे लीलावती को आनंदातिरेक की अनुभूति होती है। प्रश्न संख्या 4 है, बुच्चीदार को सबसे ज्यादा किसकी याद आती है और क्यों? तो बुच्चीदार को सबसे ज्यादा याद आ रही है सहेलिया माँ की, क्योंकि माँ कहती थी कि सहेलिया माँ खवासीन नहीं तुम्हारी दूसरी माँ है। पहले गांव में माँ के ही तरह जो खवासीन होती थी वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी बच्चों को। तो माँ कहती थी कि सहेलिया माँ तुम्हारी खवासीन नहीं है, तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है। बहुत केयर करती थी, बहुत देखभाल करती थी बच्चों को, यहाँ तक कि दूध भी पिला देती थी। इसीलिए बुच्चीदार को सबसे ज्यादा सहेलिया माँ की याद आ रही थी। गांव में लीलावती फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी की जगह क्या देखना चाहती है? तो लीलावती को आधुनिक विलासिता की सारी चीजें मुंबई में है, वह मुंबई में रहती है तो वहां पर सारी चीजें हैं, फोन है, फ्रिज है, टीवी है, वीसीडी है। वह तो नैहर की पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी सहेलियां, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पखडंडियां, नाथ बाबा का थान, राजा सलेश का गहवर, बुढ़िया बाड़ी बरहम बाबा का मंदिर, यही सब देखने के लिए लीलावती की इच्छा है और तरस रही है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त उन तथ्यों को एकत्र करें। तथ्यों को एकत्र करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता है। तो कहानी में प्रयुक्त टप्पड़ वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी, पहले बैलगाड़ी जब जाती थी उसमें बेटी पोतो जब आती थी तो उसमें ओहार लगा दिया जाता था, तो उसे कहा जाता था टप्पड़ वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी। नदी पोखर, खेत खलिहान, पगडंडी, नाथ बाबा का थान, काठ का पुल, ब्रह्म बाबा का मंदिर आदि का इतना सुंदर वर्णन है कि ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता नजर आता है इस कहानी में। प्रश्न संख्या 7 है, बुच्चीदार जब सहेलिया माँ से मिलने पहुंची तो उसको अचरज क्यों हुआ? वहां के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो बुच्चीदार जो है और लीलावती का ही नाम है। तो सारे अवरोधों को पार करके, गांव में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो उस अवरोध को पार करके जब बुच्चीदार अर्थात लीलावती शादी के अवसर पर सहेलिया माँ के आंगन में पहुंची तो सबको घोर आश्चर्य हुआ। सहेलिया माँ के यहाँ शादी था और उस अवसर पर वह वहां पहुंच गई तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वातावरण तो गोली पिस्तौल और मामला मुकदमा तक हो चुका था। झगड़ा होने के कारण वातावरण बहुत बिगड़ चुका था, लेकिन बुच्चीदार के पहुंचते ही सारा खवास टोली स्तब्ध रह गया। वह टोला जो था सो खवास टोली था
और सहेलिया माँ के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलिया माँ के सीने से अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबह सुबह कर रोती रही। बाढ़ के पानी से यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। समूचे टोले के लोग लीलावती को देखने उमड़ पड़े। जब वहां बुच्चीदाई पहुंच गई तो सारे टोले के लोग पहुंच गए और जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। वहां के लोग इतने खुश हो गए लीलावती को देख करके कि लीलावती को जिंदगी की ऐसी सार्थकता कभी महसूस नहीं होती कि मेरे आने से इतने सारे लोग खुश हो जाएंगे और इतने सारे लोग जमा हो जाएंगे। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ रहा था। लीलावती खवास टोली और बबुआन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। तो वहां पर विनाशकारी वातावरण फैल चुका था, गोली पिस्तौल का वातावरण बन चुका था। तो लीलावती ने सोलकन टोली में शादी के अवसर पर पहुंचकर जिस तरह सामाजिक माहौल में परिवर्तन लाया वह प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। वह बबुआन टोली की थी और वह सोलकन टोली में पहुंच गई तो वह प्रशंसनीय थी। उसके व्यवहार से सोनेलाल के बेटे कलेसर ने लीलावती के पैर छूकर कसम खाई कि आज के बाद ये हाथ नहीं उठेंगे, भूल चूक माफ कर दे, मतलब झगड़ा लड़ाई आज के बाद नहीं होगा। इस तरह सामाजिक सौहार्द बनाकर लीलावती ने समाज को तबाह होने से बचा लिया। प्रश्न संख्या 9 है, लीलावती अपनी 5 एकड़ जमीन भैया कौन देकर सहेलिया माँ के नाम करने का फैसला क्यों करती है। तो लीलावती के विवाह के समय उसके पिता ने 5 एकड़ जमीन दान में दे दी थी। वही जमीन गांव की बिरादरी के बीच बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई का विषय बन गया था। गांव में अमन चैन रहे, शांत वातावरण रहे, सब मिलजुल कर रहे। इसी उद्देश्य को लेकर लीलावती ने अपने भाई भतीजों से वचन लेकर वह 5 एकड़ जमीन सहेलिया माँ के नाम करती है। यह कहकर कि दूध का मोल कौन दे सकता है, झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही इसका उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 10 है, गांव में दंगा भड़कने का मुख्य कारण क्या था। गांव में सोलकन टोल और बबुआन टोल में दंगा हो गया था, उसका मुख्य कारण क्या था। तो शहर के लोग मौज मस्ती की जिंदगी बिताते हैं, वहीं गांव में गरीबी बेरोजगारी की भयानकता है। लोग पारिवारिक बोझ से तंग रहते हैं, उस पर सरकारी नीति का अखाड़ा आरक्षण दंगा भड़काने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 11 है, तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है। तो ये जो पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा लिखित सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक दिवाकर जी ने सामाजिक वैमनस्यता को बड़े ही सजीव ढंग से चित्रित किया है। इनका मानना है कि सारी बुराइयों की जड़ संपत्ति है, इससे असंतोष बढ़ता है, लोग मार काट करते हैं, आपसी भाईचारा समाप्त होता है। इस प्रसंग में लीलावती के भाई द्वारा पिस्तौल रखने के सवाल पर उनके भाई का यह कथन, समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदार, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना पड़ता है। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन बन गए हैं, निजी सेनाएं हो गई है, जमीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है। इसी संदर्भ को यह सब चीज दर्शाता है। प्रश्न संख्या 12 का खा है, यह भी व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदाई, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना पड़ता है। गांव अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा लिखित सूखी नदी का पुल शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने लीलावती द्वारा उठाए गए प्रश्नों का बड़ा ही तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने लीलावती के द्वारा अपने भाई के जेब में रखे पिस्तौल को देखकर बड़े आश्चर्य की बात बताई है। उसे दुखद आश्चर्य होता है कि पहले जहां मेरे भैया खादी का कुर्ता पहनकर सभ्य बने रहते थे, अब उस खादी के कुर्ते में पिस्तौल गया है। गांव समाज देश कहां जा रहा है। इसी संदर्भ में भैया ने लीलावती को गांव की बदहाली के लिए राजनीति दलों द्वारा बैकवर्ड फॉरवर्ड की बड़ी भर्त्सना करते हुए पिस्तौल रखने के कारणों से अवगत कराया। गौ है, यह भी व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो सूखी नदी का पुल पिछली बार आई थी जब नदी में पानी था और सीमेंट की पुल की तरह काठ का पुल था, कठपुल्ला उसको, जहां पर काठ का पुल होता है उसको कठपुल्ला कहा जाता है। नदी सूख गई है, अब रेत ही रेत,
रेत की नदी। तो प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिवाकर जी द्वारा लिखित सूखी नदी के पुल से उद्धृत है। इसमें लेखक ने गांव में आए बदलाव का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। लेखक ने उदाहरण देते हुए बताया है कि लीलावती तो पहले स्टेशन पर बैलगाड़ी के बदले जीप देखकर हक्का बक्का हो गई कि मेरे लेने बैलगाड़ी नहीं आकर के जीप आई है। फिर जीप में बैठकर लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोले मोहल्लों को पीछे की ओर भागते हुए रूप में देखती रही। तभी नदी पर सीमेंट का पुल आ गया और उसके समय में काठ का पुल था। जब लीलावती यहाँ रहती थी तो उस समय सीमेंट का पुल नहीं था, काठ का पुल था। बड़े आश्चर्य से लीलावती ने अपने उदास मन को इस बदलाव में अवगत कराती है कि मैं जब पिछली बार आई थी तो नदी में पानी था और सीमेंट की जगह काठ का पुल था, कठपुल्ला। अब नदी सूखी हुई है और सीमेंट के पुल बने हुए हैं, सारी चीजें बदल गई हैं। अब घ है, यह भी व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो जीप जब दरवाजे से आगे बढ़ी तब लीलावती को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह उब डूब रही है। तो यह जो पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा लिखी सूखी नदी का पुल शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही कुशल तरीके से बिगड़े समाज के ताने बाने को लीलावती के माध्यम से सहज, समरूप, शांतमय वातावरण बनाने में सफलता पाई है। लेखक ने लीलावती के द्वारा भैया को 5 एकड़ जमीन जो लीलावती को दान में मिली थी सहेलिया माई के नाम कर देने की शपथ लेकर मजबूर कर देती है। तो सारा वातावरण शांत हो जाता है। झगड़ा फसाद तमाम मुद्दे सदा के लिए अवसान में चले जाते हैं। उस वक्त लीलावती के भैया और भतीजे का हृदय परिवर्तन हो जाता है और फारबिसगंज रजिस्ट्री के लिए जाते समय जीप में ड्राइवर के सीट पर नरेश और लीलावती के भैया के खादी के कुर्ते की जेब में पिस्तौल की जगह जमीन के कागजात का पुलिंदा था। जिस जेब में वो पिस्तौल रखे हुए थे उसी जेब में कागजात का पुलिंदा था। उस समय लीलावती को वही उपयुक्त कथन महसूस हो रहा था कि जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस पर नदी में वह उब डूब रही है। अंगा है, सिर्फ अपना अपने माँ बाप या अपने भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरे गांव होता है। यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्ते नातों से बंधा होता है। ये जो पंक्तियां हैं वह रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा लिखित सूखी नदी के पुल से लिया गया है। इसमें लेखक ने एक मायके गई बेटी के नैहर की वापसी का हर्षोल्लास और अपनत्व का ऐसा वर्णन प्रस्तुत किया है जो अवर्णनीय है। इसमें लेखक ने लीलावती की मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। लीलावती 13-14 वर्ष के बाद अपने नैहर लौट रही है। वातावरण बहुत बदल चुका है लेकिन उसे पिछली सारी बातें याद आ रही हैं। सबसे ज्यादा आ रही हैं उसे सहेलिया माँ की, जिसने उसे अपने स्तन का दूध पिलाकर पाला था। वह इस बदले वातावरण से विमुख होकर पूरे गांव का नैहर मान रही है। इसी संदर्भ में उपयुक्त तथ्य को लीलावती ने अपने भाई को समझाया है। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की यह गंगा यमुनी बाढ़, इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूबा वह कौन जाने। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है सो श्री रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा लिखी सूखी नदी का पुल शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने सामाजिक वातावरण के बिगड़ने के बाद जो शांति का वातावरण था उसका वर्णन किया है। वह अब अजनबी बात हो जाती है। लेखक ने दशा का बड़ा ही भावात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। सामाजिक वातावरण के बिगड़े माहौल में कहीं लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। माहौल इतना बिगड़ चुका था कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उस समय लीलावती का सहेलिया माई के पोती की शादी में चुपचाप सारी बाधाओं को पार करते हुए पहुंचना बहुत ही आश्चर्य की बात थी। और उससे भी आश्चर्य की बात तो तब होता है जब लीलावती को कोई पहचान भी नहीं पाता है और किसी को इस बात का विश्वास भी नहीं होता कि इस परिस्थिति में भी ऐसा हो सकता है कि सोलकन टोल में भगवान टोल की बेटी आ सकती है। सोनेलाल, कलेसर और सभी पुरुष एवं महिलाएं लीलावती को अपलक देखती जा रही और 14 साल पर आई थी तो सबकी विश्वास नहीं हो रहा था, पहचान भी नहीं रहे थे लोग। लीलावती को लग रहा था कि उसके भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ रहा है और इसी संदर्भ में सभी ने अपने बैर भाव भुलाकर एक सुंदर शांत वातावरण बनाने की कसम खाई और सारी हानि लाभ को भुला करके सब एक साथ
अच्छे से रहने की कसम खाई। प्रश्न संख्या 12 है, शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हुए कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो या तो दिवाकर की कहानियां आजादी के बाद भीतर से बदलते हुए टूटते हुए गांव की पीड़ा की ऐसी कहानियां हैं जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानियों से थोड़ी भिन्न है। पिछली दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग शहरों की अधिवासी हो गया है, उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में फैली हैं, लेकिन शाखाएं और फूल पत्ते शहरी आसमान में लहराते हैं। इस वर्ग का अंतर्विरोध गांव के जीवन का वह अंतर्विरोध है जो शहरी संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। इसी रूप में दोनों पक्षों का व्यक्ति और समाज जिस जगह टूटा है, लेखक की कहानियां उसी जगह से आकर ग्रहण करती है। इसीलिए इस कहानी का सटीक नाम सूखी नदी का पुल दिया गया है और इसकी सार्थकता तथा केंद्रीय भाव ग्रामीण परिवेश में आई गिरावट की ओर इंगित कर इसे सुधारने का अवसर भी प्रदान करता है। यह जो चैप्टर था सूखी नदी का पुल, रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा लिखा, इसमें प्रश्नों की संख्या 12 थी, तो सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। और अगर आपको यह सपोर्ट करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।